नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए, अपना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग अगर बोलिएगा कमेंट करके कि सर आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट है अगर कम कर दीजिएगा तो वीडियो छोटा हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, अगर फैक्ट कम करने के लिए बोलिएगा तो हम फैक्ट कम कर देंगे और वीडियो आपके छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? तो कांग्रेस पार्टी को राजद्रोह का कारखाना डफरिन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा बोला गया था। जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1885 में होता है। उस समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन आपके वायसराय थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होती है? तो बम्बई में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। और जो पहला आपके सम्मेलन होता है उसमें टोटल आपके 72 मेंबर आपके भाग लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि कानपुर में किया गया था। ठीक है, कानपुर में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में किया गया था। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके कौन कौन मेंबर थे? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी इसके मेंबर थे। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1913 में गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जो गदर पार्टी 1913 में स्थापित होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1913 में होता है। कहाँ पर होता है? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में होता है। कहाँ पर? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में होता है। और इसके संस्थापक कौन कौन होते हैं? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, तारकनाथ दास, रामचंद्र, जगमोहन सिंह इसके आपके संस्थापक होते हैं। जबकि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सोहन सिंह इसके अध्यक्ष होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, सोहन सिंह कौन होते हैं? सोहन सिंह इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो आश्रम है ये डरबन में स्थापित किया गया था। और उस आश्रम का नाम क्या था? तो फिनिक्स आश्रम नाम था। क्या नाम था? फिनिक्स आश्रम नाम था। और कब स्थापित किया गया था? 1904 में स्थापित किया गया था। ठीक है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य था। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भागीदारी रही। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू कब हुआ था? सितंबर 1920 में। इसे वापस कब लिया गया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड ये कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है। वापस कब लिया जाता है असहयोग आंदोलन को? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। दिल्ली समझौते 1932, इसे गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। तो जो गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था
उस पर हस्ताक्षर करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो आपको ध्यान रखना है तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आएगा और आपको हम जो इसमें आंसर बताएंगे उसे आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो ए ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और नेगेटिव कितना होगा 1/3, मतलब 33% आपके नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से के ठोकरा भाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार कॉमनल अवार्ड के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीटें दी गई? तो किसे दिया गया? मुसलमान को भी दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, अल्पसंख्यक, इन सभी को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि जो आपके दलित वर्ग है उसे कितना सीट दिया गया था? तो दलित वर्ग को जो आपके 78 सीट दिया गया था, कितने वर्षों के लिए? तो 20 वर्षों के लिए दिया गया था। इसमें आपके मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, महिलाएं, मराठे, इन सभी को जो है अलग से विधानसभा में आरक्षित सीटें दिया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए जो है अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था, 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन में दिया गया था और इनके द्वारा बोला गया था कि जो नॉर्थ वेस्ट भारत था उसमें उसे एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है कि चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और इसके द्वारा जो है 1933 में अपना एक पैम्पलेट निकाला गया था, अभी नहीं तो कभी नहीं में जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि 1940 में, मार्च 1940 में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारत से एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था? तो जबकि बलदेव सहाय हैं वकील के पद से, महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफ़ा कब दे दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस लिए? तो सरकारी दमन के कारण इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया था। साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? 1940 में आया था। क्रिप्स कब आता है? क्रिप्स 1942 में आ जाता है। ये दोनों आपके विफल हो जाता है। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन शुरू कब होता है? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है। और आपको याद रखना है कि 9 अगस्त रात को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो भी इंपॉर्टेंट नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। अंतरिम कैबिनेट की स्थापना, ये तो ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। संविधान निर्माण का अधिकार ये भी दिया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका ठीक हो, सॉरी बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था। जो आपके कैबिनेट मिशन है ये आया कब था? तो आपको ध्यान रखना है जो कैबिनेट मिशन है 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। किसके अध्यक्षता में? तो पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। टोटल आपके 3 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे? पेंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस भारतीय गवर्नर जनरल को दिया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत में जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। जो वारेन हेस्टिंग्स है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1773 से जो है 1785 तक इसका शासनकाल
रहता है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में होता है। अस्थायी बंदोबस्त की पहली बार शुरुआत जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में होता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो वारेन हेस्टिंग है जब इंग्लैंड जाता है तो इस पर महाभियोग चलता है। कब चलता है? 1887 में चलता है, लेकिन 1895 में जो है इसे महाभियोग से बरी कर दिया गया था। इस पर महाभियोग चलता है 1887 में चलता है, लेकिन 1895 में इसे जो है महाभियोग से बरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 तक, 1839 से 42 तक होता है। जो आपके ऑकलैंड है ये कब से कब तक रहता है? ये आपके 1836 से 42 तक रहता है, 1842 तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भूराजस्व प्रणाली शुरू की थी? अंग्रेज़ों ने जो है पंजाब क्षेत्र में कौन सी भूराजस्व प्रणाली शुरू की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि महालवाड़ी प्रणाली शुरू किया था। महालवाड़ी प्रणाली शुरू किया था। जो महालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। जबकि महालवाड़ी प्रणाली है कहाँ कहाँ लागू था? तो मध्य प्रदेश, पंजाब, अवध और आगरा इलाके में लागू था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि एक है रैयत व्यवस्था। जो रैयत व्यवस्था है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कैप्टन रीड, यहाँ पर लिखते हैं कैप्टन रीड। ठीक है। कैप्टन रीड प्लस थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयत वाली व्यवस्था शुरू किया गया था और पहली बार इसे जो है तमिलनाडु के इलाके में लागू किया गया था। ठीक है। जो रैयत वाली व्यवस्था किस किस इलाके में लागू था? तो मद्रास, महाराष्ट्र, बरार, पूर्वी पंजाब, कुर्ग और असम इलाके में लागू था। ठीक है। जो आपके जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 1793 में। 1793 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहला राजनीतिक संगठन था, उसका नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन है। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1876 में इसकी स्थापना होता है। किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। कहाँ पर? तो कोलकाता में इसकी स्थापना होता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की मांग करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ आपको मिलाना है तो मिला लीजिए। जो अमृत बाजार पत्रिका है इसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल घोष प्लस शिशिर कुमार घोष थे। केसरी के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे। हिंदू के कौन थे? तो जे सुब्रमण्यम अय्यर थे। इंडियन मिरर के देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो कौन आपके सदस्य नहीं था? भगत सिंह, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों आपके सदस्य थे। तो आपके तीनों ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? तो किस देश में की? तो जर्मनी में की। ठीक है। जर्मनी में की थी। साथ ही आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ किया गया था? तो जापान में किया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा बोला गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो ये दोनों आपके सिंध में स्थित है। जबकि जो हड़प्पा है ये हड़प्पा आपके पंजाब में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। जबकि
मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो, ये दोनों के बारे में याद रखना है कि ये दोनों आपके सिंधु नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी किनारे आपके स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंध में स्थित है, तो बी और सी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है, तो किसका है, जैन धर्म का है, ठीक है। देखिए इसका पहले जो 68th बीपीएससी हुआ था तो उसमें बहुत से बच्चे जो है ऑप्शन डी और ई में कंफ्यूज कर गए थे, तो उन कारण से उन बच्चे का रिजल्ट मान लीजिए कि किसी का रह गया 5 नंबर से, किसी का रह गया 2 नंबर से, ठीक है। तो इस बार तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस बार पेशेंस से बनाइएगा, तो इस बार रिजल्ट पक्का हो जाएगा जिनका नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, तो कौन देता है, भागवत गीता देता है, ठीक है, भागवत गीता देता है। साथ ही आपको याद रखना है कि केवल कर्म को कौन देता है, केवल कर्म को महत्व कौन देता है, तो आपको याद रखना है कि महावंश देता है। कौन देता है, महावंश देता है, ठीक है, महावंश, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली, तो ये कहाँ पर लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध एक ग्रंथ है दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश में इस चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक हैं इनके पिताजी का नाम क्या है, तो बिंदुसार इनके पिताजी का नाम है। क्या नाम है, बिंदुसार इनके पिताजी का नाम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अशोक जो है गद्दी पर बैठता कब है, तो 273 BC में गद्दी पर बैठता है, और कब तक रहता है, तो 232 BC तक आपकी गद्दी पर बैठा रहता है। साथ ही आपको अशोक के बारे में याद रखना है कि अशोक जो है अपने युवा अवस्था में जो है उज्जैन और तक्षशिला विद्रोह को दबाते हैं। नोट कीजिएगा, उज्जैन और तक्षशिला विद्रोह को दबाते हैं, और 261 BC में जो है कलिंग युद्ध आपके अशोक ही लड़ते हैं, ठीक है। साथ ही ये भी याद रखना है कि जो अशोक हैं इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देता है, तो उपगुप्त देता है। कौन देता है, उपगुप्त देता है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे, तो आपको याद रखना है कि शुंग काल के दौरान संकलित किया गया था, शुंग काल के दौरान आपके संकलित किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मनुस्मृति है इससे पहले जो है हिंदू कानून बोला जाता था, ठीक है, अब नहीं, अब तो हमारा संविधान है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। ईंट से बना मंदिर कहाँ बना है, तो भीतर गांव में बना है, ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है। दशा अवतार मंदिर ये कहाँ पर है, तो देवगढ़ में है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित है। शिव मंदिर ये कहाँ पर है, तो मरा में है, मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरन में है, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के सारण डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के सारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए 1 का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए मास प्रचलित था, मदद ए मास किस लिए प्रचलित था, तो आपको ध्यान रखना है कि विद्वानों को जो है राजस्व मुक्त अनुदान भूमि के लिए प्रचलित था मदद ए मास, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो मदद ए मास है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और आपको याद रखना है कि जो बहादुर शाह प्रथम था इसे वंशानुगत बना दिया था। साथ ही मुगल काल में भूमि के प्रकार के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। पोलज, पोलज कैसा भूमि था, जहाँ पर प्रति वर्ष खेती किया जाता था। उसके बाद है प्रति, जहाँ पर 1 वर्ष के बाद कृषि किया जाता था। तीसरा है चाचर, चाचर के बारे में याद रखिएगा, जहाँ 2 या 4 वर्ष के बाद खेती किया जाता था। और चौथा आपके है बंजर,
जहाँ 5 वर्ष के बाद खेती किया जाता था। इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी आपकी सीमा थी। ठीक है, सिंधु नदी आपकी सीमा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिए गए कथन में से कौन आपके सही? तो देख लीजिए कौन सा सही है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आता है? तो देवराय सेकेंड के शासनकाल में आता है। निकोलो कॉन्टी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आता है। बारबोरा, जो बारबोरा है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण देव राय के शासनकाल में कौन आता है? तो बारबोरा आता है। ठीक है, बारबोरा आता है। और ये कहाँ का निवासी है? तो पुर्तगाल का निवासी है। जबकि जो अब्दुल रज्जाक है ये फारस का निवासी है। और जो निकोलो कॉन्टी है ये कहाँ का निवासी है? तो आपको याद रखना है कि इटली का निवासी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही सम्मिलित नहीं है। इसमें जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो शुद्ध अरबी सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था पहली बार? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जो इल्तुतमिश है इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध जो है शमसी वंश से। किस वंश से? शमसी वंश से इसका संबंध है। और आपको याद रखना है कि इलवरी तुर्क था। कैसा तुर्क था? इलवरी तुर्क था। और आपको याद रखना है कि खलीफा से पद की वैधानिकता लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश करता है। साथ ही चांदी का टंका कौन जारी करता है? तो इल्तुतमिश जारी करता है। और तांबे का जीतल कौन जारी करता है? तो तांबे का जीतल भी आपके इल्तुतमिश जारी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया है। जिले इलाही की उपाधि बलबन लेता है। लौ और रक्त की नीति आपके बलबन अपनाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि ईरानी त्यौहार जो है अपने राज दरबार में कौन शुरू करता है? तो बलबन शुरू करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई? इसमें से किसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया है? दीवान एक खैरात की स्थापना किया गया है। ये दीवान एक खैरात क्या था? तो मुस्लिम और अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था दीवान एक खैरात के माध्यम से। दारुल उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। दीवान ए इस्तिहाक सैनिकों के आश्रितों को मदद करता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इन तीनों की स्थापना करता है। तो आपसे पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई, तो तीनों किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी आपकी गलत नहीं है, सारे के सारे आपके सही हैं। ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि दीवान ए बंदगान इसकी भी स्थापना कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक करता है, जो गुलामों का एक पृथक विभाग था। गुलाम के लिए जो है एक अलग विभाग था। नेक्स्ट है कि अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन आपके सही है? तो इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सही बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि अरुण और शुक्र भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है, तो आपके गलत है। शून्य अक्षीय झुकाव नहीं है। तो पूछा गया है सही, तो इसमें केवल ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इसका कक्षीय अवधि कितना है अरुण का? तो 84 वर्ष है। और सूरज की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे जो है लेटा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि आकार में जो है तीसरा बड़ा ग्रह कौन है? तो अरुण है। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह कौन है? तो अरुण है। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों से संबंधित कौन सा कथन आपके सत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए। अवसादी चट्टान परतदार होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अब जो अवसादी चट्टान वो क्या होती है? परतदार होती है। इसमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला,
को बनाने में किया गया है, तो सही बात है, इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिएगा। ओजार्क पठार कहाँ पर है, यूएसए में है। मेसेटा पठार इथोपिया में है, ये आपकी गलत है। जो मेसेटा पठार है ये कहाँ पर है, तो स्पेन में है। कहाँ पर है, स्पेन में है। सान पठार म्यांमार में है, तो इसमें आपके ए और सी आपके ठीक हो जाएगा, जबकि बी आपके गलत है। तो पूछा कि कौन आपके सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इस कृषि पद्धति के तहत जो है फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, तो एक में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल का उत्पादन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। एक्वापोनिक कृषि के तहत जो उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो सही बात है, उर्वरक का इस्तेमाल किया नहीं जाता है। तो इसमें गलत कौन है, तो इसमें केवल ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, एक। नेक्स्ट है कि महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है। महासागरों पर जो है जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है, तो 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर कितना होता है, तो 19 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो साउथ गोलार्ध है वहाँ पर आपके 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर आपके 16 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करना है। इसमें से गलत कथन कौन है, तो देख लीजिए गलत कथन कौन है। उपसौर के स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। अपसौर के स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। सूर्य में उत्पन्न सौर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें से कोई पॉइंट आपके गलत नहीं है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी आपके गलत नहीं है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा जो है इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन भेजा गया। आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, किसके लिए भेजा गया है, तो सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो अपना आदित्य L1 मिशन है किस पॉइंट पर जाएगा, तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाएगा। कितने लैग्रेंजियन पॉइंट है, टोटल आपके 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है। दिन और रात जो है किस अक्षांश पर आपके बराबर होता है, तो 0 डिग्री पर आपके बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर आपके बराबर होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। प्रति चक्रवात के संबंध में जो है कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इसकी गति जो है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होता है, तो सही बात है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा जो है अंदर की ओर चलता है, तो आपके गलत है कि हवा बाहर की ओर चलता है, ठीक है, ये आपके गलत है। प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो कोई बुरा प्रभाव आपके नहीं पड़ता है, तो 2 और 3 आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा आपके है, तो आपको ध्यान रखना है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट आपके पूर्व है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये होगी आपकी, एक सेकंड रुकिएगा, ये अपना भारत है, ठीक है, ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपके ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो आपके पूरब वाला है कितना हो जाएगा, तो पूरब वाला आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत के जो पश्चिम वाला है कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 60 मिनट, ये भी आपके ईस्ट ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है नीचे आइए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। उसके बाद जो उत्तर में है इसे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे जो पूर्वी
पॉइंट क्या है, तो किवुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि पश्चिमी पॉइंट कौन है, तो गोहर मोती है जो गुजरात में स्थित है। दक्षिण पॉइंट मेनलैंड का कन्याकुमारी है। अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और उत्तरी पॉइंट कौन हो जाएगा, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, जो आपके काराकोरम पर्वत में स्थित है, ठीक है, जो अपना लद्दाख में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सही बात है, 1948 में बना था। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है, ये भी ठीक है। दामोदर नदी घाटी को झारखंड का शोक बोला जाता है, तो ये आपके गलत है। इसे जो है पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। तो इसमें सही कौन कौन है, तो 1 और 2 आपके ऑप्शन सही है, जबकि 3 आपके गलत है, ठीक है, 3 आपके गलत है। तो 1 से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टान के उदाहरण निम्न में से कौन है, तो देख लीजिए कौन है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प चट्टान के उदाहरण निम्न में से कौन है, तो जबकि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टान है, इसका निर्माण कब से कब हुआ है, तो 4 अरब से 1.5 अरब तक जो चट्टान का निर्माण हुआ है उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टान बोला जाता है। इसमें आपके कुडप्पा समूह की चट्टानें आपके आती हैं, छोटा नागपुर समूह की चट्टानें आती हैं, उसके बाद है धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें आती हैं, ठीक है। तो सारे के सारे आपके इसमें आती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो धारवाड़ है इसके बारे में याद रखिएगा, जो धारवाड़ चट्टान है इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सोना, लोहा, अभ्रक, तांबा, संगमरमर, उसके बाद कोरंडम, एस्बेस्टस, मैग्रोसाइट, क्रीमाइट, सारे आपके धारवाड़ क्रम की चट्टाने में पाया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो कुडप्पा समूह की चट्टान है इसमें हीरा, कोबाल्ट, बैराइट, निकल इत्यादि पाया जाता है। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है, तो कौन सी धाराएं आपस में मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आज आपको PDF दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों का जो सॉल्यूशन PDF है उसे आपको आज हम प्रोवाइड करा देंगे, जो हमने बनाया है, ठीक है, बुक वाला नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का आपको चयन करना है, तो गलत कथन को चयन कर लीजिए। पालनी पर्वत तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ठीक बात है। पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में है, ये आपके गलत है। जो पालकोंडा है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है कि नीलगिरी तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है, तो सही बात है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर आपके स्थित है। तो इसमें गलत कौन है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत है। साथ ही आपको याद रखना है कि नल्ला मलाई पर्वत जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय जल दिवस तो कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। अगर बोलेगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है, तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में चेन्नई नहीं है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत की औसत ऊंचाई कितना है, तो 160 मीटर है। अगर फीट में बोलेगा तो 525 फीट हो जाएगा। बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। जो केसरिया का प्राचीन स्तूप है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है,
तो बिहार के पूर्वी चंपारण में, बिहार के पूर्वी चंपारण में है। बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया था? तो मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया था। जो सोरा, इससे क्या बनता था? तो इससे आपके बारूद का निर्माण किया जाता था, बम का निर्माण किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुंगेर जो है अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है, जबकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर आपके प्रभावित रहता है। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 में हुआ। तो प्रथम लोकायुक्त बने कौन? तो वासुदेव सोहनी बने। यहाँ पर लिख देते हैं वासुदेव सोहनी बने। कौन बने? वासुदेव सोहनी बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोगाबिल पश्चिम बिहार बिहार के किस ज़िले में स्थित है? आप लोग सोच के बताइए कहाँ स्थित है? बेगूसराय, जमुई, नवादा, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो गोगाबिल पश्चिम बिहार है कहाँ स्थित है? कटिहार में। कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो गोगाबिल पश्चिम बिहार है एक गोकुल झील है। क्या है? गोकुल झील है। ये राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है। 1990 में जो है एक पश्चिम बिहार के रूप में इसे मान्यता दिया गया था, 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? तो जो आपके बटेश्वर हिल है ये आपके भागलपुर में स्थित है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार कब लगाया गया था? तो 28 जून 1968 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री इस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे। राजनधारी सिन्हा थे। पहले सचिव कौन थे? तो पहले सचिव थे श्री राधा कृष्ण चौधरी। श्री राधा कृष्ण चौधरी थे। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में कार्यक्रम का नेतृत्व किया? तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है नेतृत्व किया गया था सरला देवी के द्वारा। ठीक है, सरला देवी के द्वारा किया गया था। 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल आपके 36 मेंबर शामिल थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। कब बनते हैं? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहले अस्थायी कौन बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को। बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई? तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 किया गया। कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 किया गया है। तो इसमें 22 मार्च कहीं भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये तो हो गया आधिकारिक घोषणा। ठीक है, आधिकारिक घोषणा। लेकिन ओकेजनली घोषणा कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में किया गया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा है? तो ये आपके बेगूसराय में चर्चित रहा है। ठीक है, बेगूसराय में आपके चर्चित रहता है। वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में
सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये संबंधित है सरस्वती देवी से, सरस्वती देवी से संबंधित है। भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आपके आरक्षित की गई है? तो एससी के लिए आपके 6 सीट आपके आरक्षित है। कौन कौन सा सीट आपके आरक्षित है? जमुई, गया, सासाराम, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। लोकसभा कितने सीट हैं बिहार में? तो 40 सीट है। राज्यसभा के 16 सीट हैं। विधानसभा के 243 सीट है। विधानसभा में कितने सीट आपके एससी के लिए आरक्षित हैं? तो 38 सीट आपके आरक्षित है। जबकि एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 2 सीट आपके आरक्षित है। एक कटोरिया है जो बांका में है, एक आपके मनिहारी है जो कटिहार में है। ठीक है। बिहार के विधान परिषद में कितने सीट हैं? तो 75 सीट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है? तो करमनासा और गंडक करती है। करमनासा और गंडक करती है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापने की इकाई नहीं है? इसमें से कौन जो है तापमान मापने की इकाई नहीं है? तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तीनों जो है तापमान मापने की इकाई है। ये तीनों आपके तापमान मापने की इकाई, तो तीनों आपके सही है, इसमें से गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि एक पिंड का वजन खाली स्थान होता है। एक पिंड का वजन जो है हर जगह समान होता है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो कहाँ पर? ध्रुव पर आपके अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन आपके जी को प्रभावित नहीं करता है? तो वस्तु का द्रव्यमान जो है जी को प्रभावित नहीं करता है। किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? तो तापीय चालकता आपके जो है क्षमता को प्रभावित करता है। तापीय चालकता जो है क्षमता को प्रभावित करता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आँख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है प्रकाश अवशोषित होता है और आँख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो अवशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो ध्रुवीकृत धूप का चश्मा है चकाचौंध को कैसे कम करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होता है? गैस में जो है तापमान और दबाव, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या संबंध होता है? तो जैसे जैसे आपके तापमान बढ़ता है दबाव भी उसका बढ़ता है। जैसे जैसे आपके तापमान बढ़ता है वैसे वैसे आपके दबाव भी बढ़ता है। दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ जो है क्वथनांक भी आपके बढ़ जाता है। कुकर में आप देखिएगा अगर दबाव बढ़ेगा तो पानी भी तेज़ी से क्या होता है? खौलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो मध्यम का तापमान, जो माध्यम का तापमान है ये आपके प्रभावित करता है। माध्यम का घनत्व ये प्रभावित करता है। जबकि तरंग का आयाम है ये आपके प्रभावित नहीं करता है, तरंग का आयाम। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य
अनुप्रस्थ गति का संयोजन है। निम्नलिखित में से किस तरंग में जो है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? तो आपको ध्यान रखना है कि सतही तरंगे में। किसमें? सतही तरंगे में। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो सिंपल है, क्या है? डेसिबल है। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है? तो आवेशित होती है। कैसी होती है? आवेशित होती है। इस प्रश्न को आप लोग भी देखिएगा। गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल्स कहलाती है। ठीक है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर जो है आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स कहलाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका पीछे क्या कारण है? तो इसका पीछे कारण है कि गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होता है। ठीक है, जबकि पानी के बीच में कम होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो हेलाइट होता है। क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो हेलाइट होता है। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? बारूद जो है किसका मिश्रण होता है? तो गंधक और पोटेशियम का होता है। गंधक और पोटेशियम का होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बारूद की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। तो देख लीजिए, हाइपो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। गैलना इसका रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट है। तो ये आपके गलत है। इसका जो रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड है। क्या है? लेड सल्फाइड है, सल्फाइड। ठीक है, तो ये गलत है। नाइटर का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएगा। 1 और 3 आपके सही हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले जो है पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? जो पीला पट्टी सड़क के किनारे दिया जाता है ना, इस तरीके से, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर में क्योंकि हम कन्फ्यूज़न में हैं तो इस कारण से इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? किसी द्रव में जो है घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या परिवर्तन होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्रकाश के मार्ग को रोकता है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए उसको जो है भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि प्रकाश अंदर गमन ना कर सके। ठीक है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे जो है समसूत्रण बोला जाता है। जीन क्या है? तो जीन क्या है? तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड करता है। तो ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है कि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है?
जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, तो वह कौन है? तो आपको ध्यान रखना है फाइबर है। ठीक है, कौन है? फाइबर है। नेक्स्ट है कि नींद व जगाने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो मेलाटोनिन हार्मोन उत्तरदायी है। मेलाटोनिन हार्मोन उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आयरन की कमी का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों में आयरन की कमी का लक्षण होता है? तो आपको ध्यान रखना है पत्तियों का पीला पड़ जाना, इसका मतलब होता है कि पौधे में जो है आयरन की कमी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन WBC की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है? तो न्यूट्रोफिल में सबसे अधिक WBC पाई जाती है, जबकि सबसे कम बासोफिल्स में, सबसे कम आपके बासोफिल्स में। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? तो जो पाचन तंत्र है उसमें अग्नाशय का काम है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। जो रक्त है उसमें शर्करा को नियंत्रित करना अग्नाशय का काम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? तो कौन आपके यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है? तो गोनोरिया है, जिसे सुजाक बोला जाता है। और एक आपके सिफिलिस, कौन है? सिफिलिस, ये भी जो है यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जो सिफिलिस है ये जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान के नाथ द्वारा में किया गया है। राजस्थान के जो है नाथ द्वारा में किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो गुजरात के केवड़िया में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपके तेलंगाना के हैदराबाद में है। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन चक्र का शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन चक्र का शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो गुजरात के कौन सा गांव है? मोढेरा गांव है। ठीक है, गुजरात के मोढेरा गांव है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कौन शामिल नहीं है। विजेंद्र हेगड़े ये शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। KB विजेंद्र प्रसाद ये भी शामिल हैं, जो फिल्म निर्देशक हैं। श्री कपिल कपूर ये आपके शामिल नहीं है, तो सी आपके गलत हो जाएगा। और 2 व्यक्ति कौन है? एक का नाम है PT ऊषा, एक का नाम है PT ऊषा, इनका संबंध खेल से है। और एक का नाम है इलैया, कौन नाम है? इलैया, ये क्या है? तो इनका संबंध संगीत से है। ठीक है, ये चारों का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और दूसरा अपना बिहार में स्थापित किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे मतदान केंद्र खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में खोला गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में खोला गया है, हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? कर्नाटक के हुबली में किया है। कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में किया है, हुगली नहीं, हुबली में। 1.5 किलोमीटर आपके लंबा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली और पंजाब में जो है इसे राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो 1 से
अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, जबकि आम आदमी पार्टी है इसे नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल गया है। वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्टी हैं? तो 6 नेशनल पार्टी हैं। आप लोग चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था त्रिपुरा विधानसभा के लिए। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो आपके गलत है। उत्तराखंड की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, तो ये ठीक है। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी शामिल हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीसी की परेड पहली बार शामिल हुई, ना कि झांकी, तो ये भी आपकी गलत है। तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा? ए और सी आपके गलत है। तो क्या पूछा इसमें से कि कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो एक से अधिक ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो बाजरा फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? अच्छा पॉइंट है कि भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है स्काई ड्रोन। क्या नाम दिया गया है? स्काई ड्रोन आपके नाम दिया गया है। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर अपना पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था? तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया था? तो UAE के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, सऊदी अरब एमिरेट्स के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो आपके लैंडिंग करने में असफल रहा था। किसके सहयोग से? तो जापान के सहयोग से भेजा था। ठीक है, जबकि भारत का चंद्रयान 3 आपके चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फिजी में किया गया। ठीक है, फिजी में किया गया है। और आपको याद रखना है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। फिजी एक प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है कि तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई है? जो आपके तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसके बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया था। उस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन दोस्त उसका नाम था। ऑपरेशन दोस्त उसका नाम था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, ये आपके गलत है। कब संभाला था? तो 1 दिसंबर 2022 से। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, तो ठीक है। थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? तो केवल ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? ये चलाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। टोटल आपके ट्रेन में 100 डिब्बा है और ट्रेन की लंबाई 2 किलोमीटर है। अक्टूबर 2022 में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो भारत में आयोजित किया गया। भारत में मुंबई और दिल्ली में जो है इसका बैठक किया गया था। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है मोटे अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और वृद्धि दर कितना बताया गया है 2023-24 में? तो 6 से 6.8% तक। ठीक है, 6 से 6.8% तक 2023-24 में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भारत का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? तो भारत में सबसे अधिक निवेश कहाँ से आया है? सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई से आया है। ठीक है, उसके बाद यूएई से आया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। इनका जो कविता था तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है, जबकि इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता है। किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है, और इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, तो बिल्कुल ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को जो है 129वां स्थान मिला था, तो 2020 में भारत को जो है 131वां स्थान मिला था, जबकि 2021-22 में भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां स्थान मिला है। ठीक है, 132वां स्थान मिला है। तो आपके 2 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन आपका ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, सही बात है। इसका शुभंकर सावज एक एशियाई शेर था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर 10.98% रहा। आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर रहता है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सबसे तेज़ी से विकास किस राज्य में हुआ था? तो सबसे तेज़ी से विकास आपके आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कितना हुआ था? तो 11.4% हुआ है। सेकेंड में आपके राजस्थान है, जहाँ पर 11.04% आपके विकास हुआ था। ठीक है, बिहार में कितना हुआ था? 10.98%। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग खाली स्थान रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया है। तो 2.62 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है?
तो साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24, तो बलपूर्वक श्रम का निषेध और बच्चों को कारखाने एवं खदानों में नियोजन का प्रतिषेध है। तो 2 और 3 आपके हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो ठीक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को डीपीएसपी सुनिश्चित करता है, तो ठीक बात है। उसके बाद है कि आपातकाल के दौरान जो है कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि डीपीएसपी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा गया कि गलत, इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आपके सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी आपके गलत नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पद अवधि है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर लेते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 1 2। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं कर दीजिए। ठीक है, कोई भी आपके सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि जो एरोटेरिया, इसका आंसर दिया है बी। ठीक है, लेकिन गलत दिया है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है। तो राज्य के राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे किया जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो राज सूची के अंतर्गत आता है। पंचायत में कितने विषय हैं, तो राज सूची में कितने विषय हैं, तो आपके 66 विषय हैं। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता कब दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। तो आपको ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है कि बंदी को जो है मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, वे सामाजिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है, तो ठीक बात है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है। जो दलित आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है, तो सही बात है, इसका भी सहारा ले सकता है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है तो कैसे होता है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन
8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? 26वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये संबंधित है प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार की समाप्ति से संबंधित है 26वां संविधान संशोधन, जबकि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपके भाषा से संबंधित है। जो 21वां कब होता है? 1967 में। 1967 में इसके तहत आपके सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां 1992 में इसके तहत जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। जबकि 92वां 2003 में होता है, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ये सारे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से ऑप्शन आपका अधिक ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। मेनका गांधी बना भारत संघ विदेशी भ्रमण से संबंधित है। पुट्टास्वामी बना भारत संघ निजता के अधिकार से संबंधित है। इंदिरा साहनी बना भारत संघ पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आपके इसमें ठीक है, कोई भी आपके गलत नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केस था सारे। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अस्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि अस्थिर कीमत पर जो वृद्धि दर है 11% रहा। कितना रहा? 11% रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है 2022-23 के अनुसार? तो 16.21 VVI पॉइंट है, 16.21% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का खाली स्थान होने का अनुमान है, तो 2.98% होने का अनुमान है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 15.24% रहने का अनुमान है। 15.24% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, में शामिल हैं। तो सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र आपके सारे शामिल हैं। तो इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 3 हो गया। उसके बाद चौथा लिखिएगा समावेशी विकास, 5वां अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, 6ठा अवसंरचना एवं निवेश, 7वां है युवा शक्ति। ठीक है, युवा शक्ति। उसके बाद मैथ का सवाल है, देख लीजिए। 141 का ए होगा, 142 सी, 143 सी, 144 का ई होगा। ठीक है, इसमें टोटल आएगा आपके 700। उसके बाद है 145 का ए, 146 का ए, 147 का बी, 148 का सी, 149 का बी, 150 का सी। तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाता है। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए, आप लोगों को हम टेलीग्राम पर बताए थे कि अपना जल्द ही पहला ऑफलाइन कोचिंग जो है बिहार के नवादा में ओपन किया जाएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद। अगर जो आप लोग नवादा के हैं तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।